चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज है लेक्चर नंबर 5, है ना। हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर कर लिया। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जान लिया, चार्ज के बारे में जान लिया, है ना। और फिर हम लोग ने चार्जिंग के बारे में सीख लिया, कैसे दो सरफेस को चार्ज करते हैं। और फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, है ना, कि चार्ज कंजर्व होता है, क्वांटाइज होता है और ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, और क्या क्या सीखा था हम लोगने? टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे, है ना। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। उनके दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। दो नेगेटिव चार्ज होंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ये सब सीख लिया था। उसके क्या सीखा था? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अभी जो जैसा कि मैंने बोला रिपेल करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। फिर कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही एप्लीकेशन होता है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, है ना। तो फिर हम लोग ने वो पढ़ लिया, है ना। और हम लोग ने ये भी जान लिया था कि जब दो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो उनके बीच में अगर थर्ड चार्ज को प्लेस करना है तो अनलाइक नेचर का होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, फिर उस चार्ज की कितनी वैल्यू होगी उसका डेरिवेशन कर लिया हम लोग ने, है ना। फिर उस चार्ज की पोजीशन क्या होगी फर्स्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में, एक्स की जो फॉर्मूला बनाया था वो सीख लिया। उसके बाद क्या क्या किया था हम लोग ने? हाँ, एक हम लोग ने सीखा था ट्रायंगुलर शेप का, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर तीन चार्ज प्लेस होंगे तो उसमें जो नेट चार्ज सेंटर पे होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो मैंने होमवर्क भी दिया था। ठीक है, होमवर्क भैया करने हैं आपको, क्योंकि मैं चेक भी करूंगा। और अगर आप होमवर्क नहीं देंगे तो फिर मैं रिपोर्ट जो बनाऊंगा आपकी परफॉर्मेंस की उसमें लिख दूंगा, हाँ ये है ना, ये कहा था मैंने करने को। बहुत आसान है, अभी भी ये करना है अगर आपने नहीं किया है तो। ये मैं तभी कराऊंगा जब आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर मैंने आपको सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन सिखाया था ये। ठीक है, मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं ताकि डेली आपको, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे आपको तैयार करना है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आपको मैं वापस से सारी कंडीशंस एक बार दिखा रहा हूं। ठीक, ये कब हुआ था? जब मास आपने इसको कहां डाल दिया, इसको पेंडुलम को आपने सैटेलाइट के अंदर डाल दिया। सैटेलाइट के अंदर क्या होता है? आपका वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, मतलब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, इसलिए इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, की वजह से ये दोनों एक दूसरे मैक्सिमम एंगल के सेपरेशन पे हो गए। ठीक है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको। ठीक है, ठीक है, आज हमें करना है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का टारगेट यही है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टारगेट बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, कैसा शेप है ये? स्क्वायर है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस देखिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b a है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्क्वायर शेप का हो गया। ठीक है, चलो फिर कह रहे हैं कि बताइए फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड कैपिटल Q for which the resultant force on small q is 0। अच्छा जी, कह रहे हैं ये जो स्मॉल q है इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। ये कब पॉसिबल होगा? कुछ सोचो फटाफट और बताओ मुझे। ये तरह 0 0 हो जाए, इसके कोऑर्डिनेट है। हाँ, ये तरह 0 0 हो जाए तो 0 0 कैसे होगा? फटाफट सोचिए। अगर सर इसके ऊपर रिजल्टेंट को 0 करना है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहली बात तो ये जो स्मॉल q है, मेरी बात सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल q चार्ज जो है इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा, आपने अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने सिखाया था कि अगर चार्ज q1 है, q2 है, q3 है और q4 है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मतलब आपने ये भी बताया होगा कि अगर Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे तो एक बार में हम एक पेयर बनाते हैं, तो Q1 Q2 का एक पेयर होगा। अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हैं, मान लेते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं, तो फोर्स निकालना है सर, तो Q2 की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स होगा वो इस तरीके से बाहर की तरफ, है ना। Q4 की वजह से जो फोर्स होगा वो इस तरीके से बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स है, होगा कि नहीं होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स तीनों का वेक्टर सम करना होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने सिखाया था,
बहुत अच्छे से सिखाया था, है ना, बताया था आपको। तो इसका मतलब अगर आपको वो बात याद है तो इस क्वेश्चन को देख के डर नहीं लगेगा, तुरंत वही आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा और आप कुछ नहीं सोचोगे, बस इतना सोचोगे कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब है जो नेट रिजल्टेंट फोर्स ये आपका आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाए और जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, इक्वल एंड अपोजिट होगा। जैसे मैंने बोला कि 2 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और 2 ही न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये है आपका पॉइंट ए पॉइंट पे, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा ना यार। अरे कुछ पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतना पता है कि देखो दो तरफ से किसी चीज को खींच रहे हैं, दोनों तरफ बराबर फोर्स से कहीं जाएगी ये पेन। अब देखो जैसे मैं छोड़ा, मैंने क्या किया, देखो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं ऐसे बस प्रिटेंड नहीं कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ताकि जैसे मैं छोड़ूंगा सडनली क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। कैसे, फोर्स इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया बॉस। तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तभी नेट फोर्स एट ए मैं लिख सकता हूं सर 0 होगा। चलो क्लियर है, क्लियर है, चलो ऑल क्लियर तो नहीं हो गया, क्लियर ही रखना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे तुम, ठीक है। इसका मतलब है अगर ऐसा कभी अचीव करना है तो ये जो कैपिटल Q है और जो ये स्मॉल q है, इनके जो नेचर ऑफ चार्ज होंगे वो अपोजिट नेचर के ही होंगे, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कुछ गलत पढ़ा दिया? क्यों ऐसा किया मैंने, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां मैंने एक फोर्स मेंशन किया है। अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा, सही आ रहा है। 2 फोर्स तो क्लियर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और ये रिपल्सिव है तो क्या करेगा, मैंने क्या सिखाया था कि 2 चार्जेस हैं भैया, तो उनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो उनके बीच डिस्टेंस होगी, और जो भी फोर्स होगा उसी डिस्टेंस के अलोंग होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो डायगोनल है, इस डायगोनल के अलोंग ही तो होगा रिपल्सिव फोर्स, होगा ना। तो चलो एक वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि 11th क्लास तो पढ़ी है हमने अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ी है ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ठीक। और एक क्या है, ये तेरा हो गया F, ठीक है। जरा इसको अभी भूल जाते हैं, ठीक है, इसको हम अभी भूल जाते हैं, ठीक। अब हमें पता है कि डायगोनल के अलोंग है, बस इतना पता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज बताओ, इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, ये भी डायगोनल के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा लॉ यूज कर रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और मैं ये कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो फोर्स है, यहां पर जो फोर्स है, ये दोनों बराबर होगा। जरा लिख के देखते हैं, कूलम्ब फोर्स के हिसाब से F इज इक्वल टू क्या होगा सर जी, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो कि क्या है, स्मॉल a स्क्वायर। ठीक लिखा मैंने, ठीक लिखा मैंने, यहां माइनस प्लस नहीं लिखा, मैं यहां एक मॉड लगा दूंगा। ये मॉड का मतलब होता है जितनी निगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव कर देगा। मुझे पता है कि आप अभी लड़ोगे मुझसे, कहोगे सर स्मॉल q माइनस में है तो आंसर माइनस KQ अपॉन a स्क्वायर होगा, तो मैं पहले से उसके लिए यहां पर मॉड लगा दूंगा। अभी मैं फोकस किसी और चीज पे कर रहा हूं, रिजल्टेंट पे बात कर रहा हूं, ठीक है। जरा एक काम करो, इस वाले में देखो, इसमें भी सेम ही आ रहा है सर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a, और चार्ज दोनों आइडेंटिकल है, ये वाला चार्ज ये वाला चार्ज आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा। क्लियर है, ठीक है बॉस। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट जो आएगा वो कहां आएगा, डायगोनल के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा। चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नहीं आता किसी को, अगर ऐसा है कि आपको नहीं आता है, अगर A वेक्टर होता था और B वेक्टर होता था, ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में कमेंट करो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, मैं ये मान के चल रहा हूँ वो कुछ नहीं आता, तो मैं 2 वेक्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो थीटा होता था ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इस केस में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, वेरी गुड। और हमें अच्छे से पता है कि cos 90 क्या होता है, 0।
तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट बताओ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस, देखते हैं ना, 2 इंटू एफ ए कॉस 90, और ये कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये कैसा दिखेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो तुम्हारा है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ए स्क्वायर। क्या मैं सही कर रहा हूं? तो यहां से एफ ए स्क्वायर अगर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, एफ ए, और यहां क्या बचेगा, स्क्वायर रूट। क्या कुछ मैंने गलत किया? बेटा चैट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हो सकता है नहीं आए, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स वीक हैं, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो बिल्कुल आपको दिक्कत होगी, और अगर वेक्टर नहीं आता है देन यू हैव टू अटेंड माय 11th सेशन। तुम्हें आ रहा है, तुम लोग को आ रहा है, ठीक है, चलिए। नहीं आया, हाँ मुझे पता है नहीं आएगा, ठीक है। निहारिका आपको वेक्टर के सेशन करने पड़ेंगे, हाँ ठीक है, अनाई तक आ गया, ठीक है। चलो निहारिका, मुझे पता है ये बात, तभी मैं पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको बेसिक्स पढ़ने होंगे बेटा। बेसिक्स के लिए यू हैव टू अटेंड माय 11th सेशन। 11th सेशन में मैं यही सब सिखाऊंगा आपको, पहले कि ये वेक्टर कैसे यूज करते हैं, ये कैसे हम लोग ने कर दिया, ठीक है। अभी आप ट्राई करिए फॉलो करने का, अगर नहीं होता है देन वी विल डिस्कस इट, ठीक है। हम लोग जब साथ में बैठेंगे ऑफलाइन में उनमें तब करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें नेट फोर्स मिल गया। नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, बताओ। अरे यार उल्टा पड़ रहा है, एक सेकंड रुको, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियरली, ठीक। ये तेरा कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ एफ ए। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, उसके लिए नेट फोर्स क्या होगा, फॉर ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ठीक है। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट एट स्मॉल क्यू विल बी 0। इसका मतलब है कि √2 टाइम्स ऑफ एफ ए विल बी इक्वल टू एफ आर। होगा कि नहीं होगा, क्या मैंने सही पढ़ाया, ठीक है। और अगर एफ आर की वैल्यू आपको मिल जाए तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एफ आर कितना होगा, एफ आर निकाल लेता हूं मैं, एफ आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, के स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो स्क्वायर का डायगोनल निकालने आता है कि नहीं आता है, स्क्वायर का डायगोनल निकालने आता है, बहुत आसान होता है यार। स्क्वायर का डायगोनल तो सबको आता होगा, कैसे नहीं आता है तो जस्ट सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर का डायगोनल देखोगे तो एक पाइथागोरस थ्योरम से लग जाएगा। डायगोनल क्या है तेरा, हाइपोटेनस, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होती है बताओ, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। अगर नहीं आता है तो यू नीड टू स्टडी सम बेसिक्स। मेरे बस आप बस इतना एहसान करिएगा, मेरा आप 11 का सेशन कर लीजिएगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर बड़े भाई सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। चल पूरा स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। तो अगर बी से कट करेंगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इधर ये 90 हो गया, इधर ये 90 हो गया। अब ये ट्रायंगल में बीच का डायगोनल क्या है, हाइपोटेनस की तरह काम कर, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस लग जाएगा ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी समझ नहीं आ रहा तो ये एंगल मान ले भाई तू, इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, लगी हुई साइड को बेस कहते हैं। बस वैल्यू पुट कर दी, हमें लेंथ मिल गया। हमें चाहिए क्या था, हमें लेंथ से मतलब है ना, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल क्यू रखा है और ये स्मॉल क्यू है ना, ये स्मॉल क्यू फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, है ना, फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स कितना होगा, फोर्स के लिए हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो √2a हमने पुट कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब है नाउ आई कैन सॉल्व इट प्रॉपर्ली। सो कंप्लीट कर देते हैं फटाफट, इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन था नहीं,
लेकिन आपको पूरी बेसिक्स समझाने की वजह से इतना लेंदी हो गया, लेकिन अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कट जाएगा बेटा, के और एक क्यू कट जाएगा। कोई दिक्कत? क्या आ गया देखो, यहाँ पर ये के कट चुका है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, इधर देखो √2, इधर क्या बचा √2, इधर क्या बचा कैपिटल क्यू, और इधर क्या बचा इज इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2√2 क्यू। अब प्लस माइनस लगा लें, हम लोग को पता है कि ये किस में आना चाहिए, माइनस। क्यों? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि प्लस क्यू स्मॉल क्यू को अपोजिट नेचर का होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटीज हैं। समझ में आया? ठीक है, और अगर हमें कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2√। ठीक है, समझ में आया? ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर? अगर आपको अभी भी नहीं आया तो पूछ लीजिए मुझसे। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ का इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अभी सीखी है, उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमें अपने बेसिक्स को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अभी भी नहीं आया तो दोबारा मुझसे पूछ लेना। ठीक, डन, आगे बढ़े। चल नोट करना है, नोट्स क्यों नहीं बना रहे यहाँ? सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे बॉस। चलो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 पॉइंट चार्जेस each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side capital L। regular hexagon क्या होता है आपको पता है? कितनी साइड होंगी हेक्सागन का मतलब? 6 साइड। ठीक है, और सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। रेगुलर इसीलिए बोल रहे हैं। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स of on a point charge of value minus q placed at the center of the hexagon। अगर यहाँ पर हमने एक माइनस q चार्ज को प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी हैं चार्जेस, कितने चार्जेस हैं, कितने वर्टिसेस होंगे, गिनो 6। तो 6 चार्जेस हैं जिसमें 6 वर्टिसेस, जिसमें से कितने रखे गए भैया, 5 रखे गए हैं। 5 मतलब पहले वाले वर्टेक्स को छोड़ दिया। देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा कुछ, देखो B C D E F सब पर क्या है, Q चार्ज आपका प्लेस्ड है। तो अब आप बताइए कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया जो भी फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिकॉज एक आपकी पोलैरिटी पॉजिटिव और एक पोलैरिटी निगेटिव। ठीक है, रिजल्टेंट निकाल लो बस। ठीक है, रिजल्टेंट निकालो। सब क्या करेंगे, सारे वर्टिसेस चाहेंगे, सारे प्लस क्यू कहेंगे कि यार ये माइनस क्यू मेरे पास आ जाए। सब देखो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। बस आपको एक पेयर सॉल्व करना है। तो हेक्सागन का सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है वर्टिस से, बस ये सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करो, मतलब 10th की मैथ लग रही है इसलिए आप बोल्ड हो रहे हैं, है ना। 10th की मैथ लग रही है तो बोल्ड हो जा रहे हैं। बेटा इस बार आप लोग को आंसर बताना है, मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है।
रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी सोचोगे तो कर लोगे। चलो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी ये होती है, नोट कर लो, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? जो आपका सेंटर होता है, सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू साइड, इतनी सी बात है, ठीक है। सेंटर की जो दूरी होती है वर्टिसेस से वो इक्वल होती है जो साइड की उसके, बस। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ए पर भी सेम आइडेंटिकल सारे वर्टिस पर एक चार्ज प्लेस कर दूं तो क्या होगा? तुरंत समझोगे, तुरंत कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम यहां पर देखें ध्यान से बेटा, तो ये भी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने लगेगा। ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने लगेगा। अच्छा अब जरा देखो, सिर्फ एक बार में एक पेड़ देखना अपोजिट वाले। तो मैंने ए को देखा, तो मैंने किसको देखा? बी को। फिर मैंने बी को देखा, तो मैंने किसको देखा? ई को। सी को देखा, फिर किसको देखा? एफ को। मेरे को इतना समझ में आ गया कि सारे चार्जेस आइडेंटिकल, सारे पेयर आइडेंटिकल, सबकी दूरी बराबर, सबके बीच में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। क्या भाई क्लियर है? जब ए अट्रैक्ट कर रहा है, ए पर नहीं है, मैंने एज्यूम किया कि अगर होता तो क्या होता। तो अगर होता तो ये होता कि बाकी जो आपके 5 जो बल लगा रहे हैं, जिसमें से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरी बात सुना ध्यान से, 1 सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अगली बार ऐसे क्वेश्चन देख के वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। कैसे? जो अपोजिट आपके अवेलेबल वर्टिसेस पे चार्ज हैं, देखो ये वाला भाई भी खींच रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला भी नीचे खींच रहा है, कैंसिल हो गया। मैंने एक डायग्राम बनाया था ऐसे, 2 न्यूटन और 0, ठीक। तो मतलब ये वाला फोर्स तो कैंसिल। अब देखो ये नहीं है ना, ए को भूल जाओ। फिर सी वाला फोर्स, एफ वाला फोर्स कैंसिल। इस बेचारे पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ओडी की तरफ, है ना? क्यों? क्योंकि ए पर कोई नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू मैच टू प्लेस, मतलब उस पे कितना फोर्स होगा? तो एक ही फोर्स तो होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एमसीक्यू के लिए कुछ करना ही नहीं है। के क्यू अपॉन एल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एमसीक्यू के लिए तो हो गया, एमसीक्यू के लिए तो वैसे ही हो गया। और बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अगर हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आपको आ गई? अगर आपको अब बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी होगी, ठीक है, कि अगर इफ देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट एट वर्टेक्स ए, मैं बता रहा हूं कैसे बोर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है, देन द नेट चार्ज ऑन माइनस क्यू विल बी 0, ठीक है, बिकॉज ऑल अपोजिट डायगोनल वर्टिसेस विल कैंसल ईच अदर। जो डायगोनल पे अपोजिट चार्जेस बैठे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो if we assume there is a charge plus q on vertex A, the net force will be 0. अब मैंने यहां लिखना है let F net due to 5 charges, जब 5 चार्जेस हैं is equal to कैपिटल F, है ना, and small f with the force due to सुनते हैं ध्यान से, चार्ज एट वर्टेक्स A, due to charge at vertex, ये मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए बता रहा हूं, एमसीक्यू के लिए तो बता दिया मैंने, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसका क्या करूंगा मैं? Then if net force
on minus q is 0, then क्या होगा, कैपिटल F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू 0। सही है, कुछ गलत कर दिया है ना? जरा वैल्यू पुट करो, तो कैपिटल F यहां पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस प्लस करके कर दूं, चलो k q स्क्वायर माइनस k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। मैंने अभी जस्ट निकाला था, अब तो ये समझ में आ गया ना, मैंने चार्ज का नेचर के हिसाब से रख दिया, प्लस क्यू रखा फिर एक बार माइनस क्यू रखा, ठीक, अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दें तो कैपिटल F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, क्या मैंने प्रूफ कर दिया, लेंथी प्रोसेस से प्रूफ कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? बीच बीच में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप थम्स अप अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो थम्स अप डाउन कर दोगे, मैं रिवाइज करा दूंगा पूरा, लेकिन मेरे को जाना जरूरी है तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है? चलिए अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे देखते ही, क्योंकि अभी जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ के आए, डेरिवेशन भी किया है ना? चलो, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट टू ए डिस्टेंस, ठीक है? टू मतलब कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a। यहां पर भी डिस्टेंस कितनी है, 2a। सही है, ठीक है? चलो आगे क्या करें, अपार्ट अ थर्ड चार्ज small q of mass m is placed at midpoint of the line joining the two charges, all charges being of the same sign. If small q charge is slightly displaced from its position along the line and release, then determine its time period. अच्छा, क्या बोल रहे हैं पता है आपको, क्या बोल रहे हैं आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं, जल्दी बताइए, थोड़ा वो सोचिए फटाफट और बताइए। बोल रहे हैं कि भैया एक इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, ठीक है, शांति से बैठे हुए थे, ठीक है, दो चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 2a। हमने एक तीसरे चार्ज को प्लेस कर दिया कितनी दूरी पर, मिड पॉइंट, और ये अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक। बाद में क्या किया, बाद में हमने इसको जरा सा डिस्प्लेस कर दिया किसी भी डायरेक्शन में। अब जब मैंने डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो जीरो नहीं रहेगा। जब जीरो नहीं रहेगा तो क्या वो ऑसिलेशन करेगा, आगे पीछे मूव करेगा अनटिल वो कहां आ जाए, वापस से अपने नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। क्या भाई, है ना? मैं ये कह रहा हूं दो पहलवान हैं, ठीक है, दोनों जो है ताकतवर हैं, ठीक है, और मैं अब आगे जो बोल रहा हूं ध्यान रखना, दोनों एकदम एक आइडेंटिकल है, मतलब जितना एक फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा फोर्स लगाएगा। तो जब तक दोनों, बस दो लोग थे, दो पहलवान थे, बीच में एक आपका कुछ भी मान लेते हैं कि ये पेन थी, वो दोनों खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे खींच, देखो मैं दोनों हाथ बराबर, तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अब ये रुका हुआ, तुम उधर से आए, ठीक है, तुम मेरे एक हाथ के साइड हो गए, तुम आके तुमने कहा इस पे इधर फेंकिए, तुम आके, अब क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा हाथ, आजा आजा, जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ करके दिखाओ, हाँ जल्दी आओ, टाइम नहीं है, जल्दी आओ, ठीक है। देखो अब क्या करो, जब मैं इसे खींचूंगा तो मेरे हाथ के साथ इसको इधर फोर्स लगाना, लगाओ फोर्स लगाओ। अब देखो क्या हो रहा है ना? अब छोड़ो, जरा छोड़ो, वापस से आ गए, और क्या ये रुक जाएगा एक बार में? नहीं, ये आगे चला जाएगा, फिर वापस से, एंड इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा तब तक जब तक ये रुक नहीं जाता। क्लियर है? बैठो, ठीक है। तो यहां पर वही हुआ, तो पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा उसको वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने में। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करो, अब करो क्वेश्चन। पहला कंडीशन सॉल्व कर लो पहले, ठीक है।
इसके लिए थोड़ा सा 11th की जानकारी होनी चाहिए। 11th में पढ़ा है ना, ऑसिलेशन नहीं पढ़ा, ऑसिलेशन एंड वेव। अगर नहीं पढ़ा यू नीड टू रिवाइज इट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सिंपल ही होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो क्या कर दिया, कंडीशन देख रहा हो, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने इसको, यहाँ पर ये मिड पॉइंट था, हमने एक्स डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये टोटल नई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच में, a प्लस एक्स। अब यहाँ पर अगर पहले a की डिस्टेंस बाद में घट गई तो कितनी घट गई, x से घट गई, तो a माइनस एक्स नई डिस्टेंस हो जाएगी, सिंपल। तो यार नेट फोर्स अगर निकालना है ऑन स्मॉल क्यू, बहुत सिंपल है, क्या लिखते हैं, के क्यू कैपिटल क्यू, सारे देखो सेम लेकर के हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, सिंपल है, बस इसको सॉल्व कर लो, f निकालो, f निकाल लो, फिर हम तुमको सिखाते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। कैसे के कैसे कट जाएगा बेटा, कैसे के काट दिया, एडिशन के फॉर्मेट में है, कैसे के काट दोगे, कुछ भी कर दोगे, के की वैल्यू पुट कर सकते हो सिर्फ तुम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करोगे। रेक्टिफिकेशन करना है कि पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एफ की वैल्यू जल्दी बताइए, मैं वेट करूंगा जब तक आप नहीं बताएंगे। मैंने आपसे टाइम पीरियड निकालने को नहीं बोला, सिर्फ फोर्स निकालने के लिए बोला है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई टी होता है, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी इनिशियल फेज है, अभी मैं बहुत स्लो ही चलाऊंगा क्लास को, ताकि तुम लोग थोड़ा बहुत कोप अप कर सको, आगे चल के तो बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो ना। ट्राई करो जितना अभी कर सकते हो कर लो, गलतियां करनी है गलतियां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेशन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर नहीं आया तो पूरा साल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट ट्राई टू डू इट। ठीक है, मैं करूं, मुझे ही करना है। देखें चैट में किसी ने बताया क्या, बेटा आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन, समझ नहीं आ रहा है क्या। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ, हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो थोड़ा बहुत।
चलो देखो, यहाँ पहले फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स तो निकाल ही लेंगे, बाकी कुछ ना आए कोई बात नहीं। तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, पहले तो एलसीएम यहाँ पे जो चीज कॉमन ले सकते हो वो कर सकते हो कि नहीं, वो भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना आप लोग। चलिए कॉमन लेना तो जानते ही हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है, इसमें भी आपको डाउट हो रहा है? हाँ चलिए, अच्छा एक चीज मुझे बता दो जरा, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पढ़ा है कुछ? हाँ, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला हो सकता है अप्लाई यहां पर? ट्राई करो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, इसको पूरा ओपन करके, कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर? जल्दी से ट्राई करो फिर मुझे बताओ। कुछ इसमें अरेंजमेंट की जा सकती है कि नहीं? जस्ट ट्राई इट। लेकिन आपको न्यूमरेटर में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ध्यान देना। चलिए मैं सबसे लेंदी अप्रोच करता हूं, सबसे लेंदी अप्रोच, ठीक है, सबसे लेंदी अप्रोच, जिससे अब आप मुझे समझ गया तुम लोग का चेहरा देख के कि तुम लोग एकदम ही इस मामले में वीक हो, एकदम बच्चों की तरह पढ़ेंगे, कुछ नहीं आता है सर हमें, और एकदम और भी कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ स्ट्रेटजी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax मैं लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूँ ना, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये भी मैं लिख सकता हूँ। इतना तो मैं लिख सकता हूँ ना, कि ये भी नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ जरा कि अगर मुझे इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? अगर मैंने इसको बोल दिया कि सर ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, सही है, a प्लस बी a माइनस बी, इज इट क्लियर? लेकिन उसके लिए न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो जरा अब मुझे बताओ, क्या हम इसमें कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें ये मिल जाए? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अनाहिता, राइट? मैंने सही बोला ना, अनाहिता। आप बताइए भाई, इसका नाम थोड़ा सा यूनिक है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंसिएट। बेटा आप बताइए, ये आप कर सकते हो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? कॉमन लेके, क्या कॉमन लोगे? चलो बताओ, चलो हम कॉमन लेना चाहते हैं, क्या कॉमन लें, कैसे लें कॉमन? आज ये करके ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैथ अगर नहीं आती है तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चंस अगर हम लोग फंसने लगेंगे तो क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं सारे, जो बोर्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे जानबूझ के वो लोग। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या हुआ? बुद्धि खराब हो गई? जब बुद्धि खराब हो जाए तो बताना, फिर हम शुरू करेंगे। जब एकदम आप गिव अप कर देना तो मुझे बता देना, देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। करना आपको है। आई थिंक नहीं कर पा रही हैं, आप भी नहीं कर पा रहे हैं, चलो फिर मुझे ही करना है। चलो देखो भाई, क्या करते हैं बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या करते हैं? यहाँ पर k को हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q स्मॉल q। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम क्या आएगा इसका? क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर दें? हाँ फिर बोलो। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बुद्धि नहीं लगा रहे हो यार तुम लोग, ऐसे लिख देते ना इसको ऐसे लिख देते ना, क्या दिक्कत हो जाती? थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते तो क्वेश्चन हो जाता।
है ना। कभी भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कब आता है बड़े भाई, स्क्वायर हमेशा मैं पोस्ट पोटेंशियल चेक कर रहा हूं तुम्हारा कि कितना तुम कर सकते हो, झेल सकते हो इसको, मैथ को। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि a प्लस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया ना, यही तो कर रहे हैं। अब जरा देखो, जरा यहाँ पर पेयर को हम रीअरेंज कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को एक साथ लिख देंगे, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, फिर बगल में मैंने a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, कोई दिक्कत? क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखते हैं ध्यान से, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में क्या जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, 10th तक की मैथ लगाई, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ गलत कर दिया नहीं? और जब सेम चीज को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब बताओ कैसा लग रहा है? बुद्धि खराब हो गई ना एकदम, एकाएक लगा कि यार ये तो हो ही सकता था, है ना। जो चीज इम्पॉसिबल लगे वही चीज पॉसिबल है, ये समझ लेना। जो चीज आपको इम्पॉसिबल लगती है वो सबसे पहले वही होगी। तो अब तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। एक टाइम पे ऐसा हर्षित हो गया कि हर्षित को लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों हर्षित, है ना। बस ध्यान रखना मेरे साथ पढ़ते टाइम यही होगा कि आपको अपनी लिमिट चेक करनी है, अपने आप को पुश करते रहो आखिरी सेकंड तक, और देखो आप बहुत अच्छा करो। बस एक चीज याद रखना, गिव अप नहीं कर सकते। क्वेश्चन ही तो है यार, क्या कर लेगा क्वेश्चन, है ना। सारे क्वेश्चन करेंगे, यही करेंगे हम लोग, ठीक है। बस आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ मैं, ठीक। अब देखो यहीं पे लिख रहा हूँ इसको, f इज इक्वल टू k की वैल्यू मैं नहीं पुट करना चाहता हूँ क्योंकि उसको सबसे लास्ट में करूंगा, ठीक। ब्रैकेट के अंदर क्या था, वापस से आखिरी बार लिख रहा हूँ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार लिख रहा हूँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद क्योंकि अब एलसीएम क्लियर हो गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब एलसीएम सोल्व करना है तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको वापस से दिमाग में आपको क्या रखना पड़ेगा, देखो क्या दिमाग में रखोगे कि ये मल्टीप्लाई हुए तो ये मिला, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और बचेगा क्या, ये। तो इसको चुपचाप यहां लिख देते हैं ना, ठीक है। चुपचाप ऊपर लिख देते हैं, यही सीखा ना, एलसीएम तो आता है ना। डोंट से एलसीएम नहीं आता सर। बेटा आपको समझ में अब बेटा आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात, चीटिंग है यार। मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, प्लस, फिर अब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा तो बचेगा क्या, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, हाँ समझ में आया, ठीक है। यही है फिजिक्स। अगर गिव अप कर गए तो कुछ नहीं होना, अगर गिव अप नहीं करोगे तो फिनिश लाइन क्रॉस। अब देखो फटाफट, फिर क्या आएगा, ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स, ठीक है। नेचर भी पुट ही कर दो यार, इसमें सारे नेचर क्या है, सेम नेचर के हैं। पॉजिटिव होगा, सारा नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक उसमें नेगेटिव होगा कि नहीं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं, एक इसमें से नेगेटिव होगा। क्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा ना, एक नेगेटिव, अच्छा नहीं, ठीक है, यहाँ माइनस साइन आएगा। देखो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था, अभी इतनी बार सिखाया, डायरेक्शन क्या दोनों के सेम है, सेम है। आप बस इतना ही याद रखना, इतना ही याद रखो भाई, और इससे ज्यादा मुझे सुनना ही नहीं है, ना मुझे कुछ बताना है, ठीक है। आपको ये अच्छे से आता है, ये अच्छे से आता है,
वो प्लस क्यों लिखता हूं बार बार में, नेट फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, एडिशन ही करना होता है। लेकिन जैसे ही हम वेक्टर के बारे में सोचेंगे तो डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, डायरेक्शन देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो वो इन द एंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव तो हो ही जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी ठीक है, बस यहां पर जब मैं करने जा रहा था तो मैं वही सोच रहा था, तो माइनस है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, अभी ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, प्लस 2x माइनस हो जाएगा, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे और कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, देखो कि मैं की वैल्यू लास्ट में ही पुट करता हूं हमेशा, तो मैं लास्ट में करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बस मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2a, नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप, एक स्लाइड ऐड करनी है, जिसके में मजा तो आया होगा खूब, है ना। क्वेश्चन अगर ट्रिकी ना हो तो फिर पढ़ने का मजा नहीं, ठीक है। चलिए ये क्या आ जाएगा, कि कैपिटल Q स्मॉल q, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2ax अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा माइनस 4a। इज इट क्लियर, सही है, ठीक है। आप जो चीजें कट सकती हो काट दें, 4 कट सकता है, और कुछ कट सकता है क्या यहाँ पे, नहीं, और कुछ नहीं कट सकता, ठीक है। तो फाइनल आपका फोर्स कितना आ जाएगा, देखो माइनस क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ए भी है, ठीक है, और यहाँ x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखना ध्यान से, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने पढ़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस के इंटू एक्स होती है कि नहीं होती है, नहीं होती तो पता होना चाहिए, होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने पढ़ाया है ना, आपको ऑसिलेशन में भी पढ़ाया है। जब आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इस तरीके से, एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ब्लॉक को, है ना, उसको खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, तो अब उसको खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाती है वो इतना ही तो होता है। तो इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो किस केस में भी यही हो रहा है ना, हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फिर वापस से लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है, उस केस में यही वाला होगा। कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, के मिल जाएगा, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा टर्म है। तो यहाँ पर इस केस में अगर जो डिस्प्लेसमेंट है x इज वेरी 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 लेस देन a, x की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो क्या हो जाएगा, x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्या भाई, ठीक है, ठीक कहा मैंने। अरे भाई x की वैल्यू बहुत छोटी है, जैसे मान लो ये 1 है और ये 0.0001, बहुत कम, तो 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही रहेगी, है ना। जैसे मान लो 0.99999 चल रहा है, उसको राउंड ऑफ करोगे तो फिर से 1 मिल गया, है ना। तो ऐसे ही मार्जिनल वैल्यू के लिए फिर हम क्या करेंगे, x को मानेंगे ही नहीं। जब x यहाँ से हट जाएगा, ऐसे हट जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, e पावर 4। फॉर्मूला क्या दिखने लगेगा, यही फॉर्मूला दिखेगा इस प्रकार से, माइनस कैपिटल Q स्मॉल q a x अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a टू द पावर 4। अब देखो a कट जाएगा, बचेगा क्या,
माइनस क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ठीक है, सब कुछ लिखा ना मैंने? हाँ सही है, परफेक्ट है। ठीक है, अब यहां से k की वैल्यू कितनी होगी सर? k की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, है ना, लेकिन प्लस में माइनस तो बाहर रहेगा ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है तो हमें ये ऑलरेडी पता है। कैसे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और k क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ठीक है, यही तो होगा। k अपॉन m क्या होता है? k अपॉन m। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m, ये होता है। m क्या है? मास। क्या होता है? m क्या होता है? मास। ये फॉर्मूला होता है। तो ओमेगा क्या होता है भैया बताओ? चलो ठीक है, ओमेगा आपका ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। अभी एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, कहाँ गया भाई? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ये स्क्वायर में स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। पुट कर सकते हैं हम लोग वैल्यू, अब हो जाएगा तो पुट कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू 2 पाई, और इस यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो मैं रूट के फॉर्म में ही लिख देता हूँ सीधे इसको। ठीक है, 11th क्लास पढ़नी चाहिए अगर नहीं आता है तो। ठीक है, नीचे अच्छा मैं इसको सीधे इन्वर्ट करके लिख देता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऊपर चला आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट m a क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो ये था बेटा तुम्हारा टाइम पीरियड कैसे निकलता है। चलो, अगर जिसको ऐसा लगता है कि सर हमें बाकी चीज समझ में आ जानी चाहिए, तो यहां तक आपका था बेसिक कूलम्स लॉ, और कुछ भी नहीं किया मैंने। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर किया, नीचे क्या किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज किया। ठीक है, और यहां पर ये F इक्वल टू माइनस kx क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। F इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, कोई दिक्कत? हुक्स लॉ पढ़ा हो अगर तो। ठीक है, चलो, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है। फिर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही सारी कंडीशन का यूज करके क्या निकाला? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दिस पार्ट इज फ्रॉम क्लास 11, इसके ऊपर सारा क्लास 12। चलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट्स में नोट्स बन रही है कि नहीं बेटा आप लोगों की? अगर नोट्स में कोई दिक्कत हो बता देना, अगर लिख ना पाओ कभी तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। Two charges each of magnitude capital Q are fixed at 2a distance. Very good. ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। A third charge minus Q of mass small m, कह रहे हैं तीसरा चार्ज जिसका मास कितना है? स्मॉल m, उसको प्लेस कर दिया मिड पॉइंट पे। अब कह रहे हैं नाउ माइनस Q चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर, मतलब पिछले क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। बस ध्यान क्या देना है कि इस बार माइनस Q को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, है ना। पिछली बार क्या किया था? पिछली बार इस तरीके से डिस्प्लेस किया था, जिसकी वजह से आपका ऑसिलेशन हो रहा था इस तरीके से, है ना। एक बार इधर एक बार इधर। ठीक है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इसमें क्या कर दिया? इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस तरफ इसको डिस्प्लेस किया, तो यहां पर x डिस्प्लेस किया। अब कह रहे हैं अब बताओ क्या होगा? अब कह रहे हैं फिर से बताओ टाइम पीरियड। तो ऑसिलेशन होगा कि नहीं इस बार? बस मुझे इसका कोई जवाब दे दीजिए तो मैं मान लूंगा कि आपने 11th क्लास में पढ़ाई करी है। हाँ, अगर आपने इसका जवाब दे दिया इसका मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ी है। ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, बस इतना बताना है मुझे। थोड़ा बहुत सोचो, बताओ। नहीं होगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सर जोड़ने पे थोड़ा बहुत तो होगा। हाँ, बदल गए। अच्छा, एक काम करना, कुछ नहीं आता है तो रुकिए, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ, है ना।
इंडिया और जुगाड़ दोनों चीज साथ साथ में चलती है ना। मैं आपके लिए तुरंत इमीडिएटली एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करता हूँ। चलो ये वायर दिख रहा है, आप जल्दी आ सीखना है, जल्दी आ जाओ। सीखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो अब इसको ऊपर की तरफ खींचो, बीच मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ खींचो। अब छोड़ो उसको। अरे ऑसिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, तुमने देखा नहीं, ऊपर नीचे किया, करो फिर से करो। नहीं मैंने टाइट नहीं किया था, अब करो। हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बार हुआ ना। एक हल्का सा ऑसिलेशन दिखा, इसका मतलब कुछ तो कुछ टाइम पीरियड होगा ही होगा, है ना। जब तुमने डिस्प्लेस कर दिया तो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे इसने लगाया, खुद ब खुद तो वो वायर नहीं हो गया ऐसे, है ना। तुमने फोर्स लगाया ना, मेरे दोनों फोर्स तो कांस्टेंट थे, पहले भी एफ थे बाद में भी एफ थे, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, है ना। बस मैंने उसको ग्रिप ऐसे बना के रखी थी, ये बीच में आया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, वापस से क्या होगा, तुरंत वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा यार, बिल्कुल आने की कोशिश करेगा। फिर ऑसिलेशन होगा तो फिर से टाइम पीरियड की बात तो होगी। तो इस बार सोल्यूशन कौन करेगा, हम करेंगे कि तुम करो? फिर जल्दी करो, जल्दी स्टार्ट करो। सेम अप्रोच रखनी है, बस इस बार कंपोनेंट के फॉर्म में रखनी है, ठीक है। तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, क्योंकि मैं ये मान लेता हूं आपने न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना लोगे, इसलिए। तो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यही होता है ना, सिंपल। तो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस मतलब ये वाली लाइन हो गई, है ना। पहले दूरी मिड पॉइंट में थी a और हमने x डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हमने डिस्टेंस निकाल दी फटाफट। कैसे निकाली, पाइथागोरस ना। देखो ये हो गया बेस, ये हो गया तेरा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इज इट क्लियर। ऊपर मैंने मान लिया एंगल थीटा, टोटल एंगल कितना है दोनों फोर्स के बीच में, 2 थीटा, लेकिन मैंने बीच में से परपेंडिकुलर बना दिया, तो मतलब एक एंगल क्या होगा, थीटा, और बगल में भी एंगल थीटा, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका रीजन क्या होगा, जो दो फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, सोच के बोलना, क्या दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है? कह नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन इनका रिजल्टेंट हमेशा नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। चलो क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। सीख लो ये बात, अगर नहीं आती तो सीख लो। देखो छोटी छोटी बातें हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के बेसिक थोड़े से हिले हुए हैं, तो सिखा देता हूँ। सुनो, कभी भी दो वेक्टर हैं, है ना, उनके बीच में अगर एंगल मान लो 30 डिग्री बन रहा है, दोबारा कभी कोई पूछेगा ना तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा तुम्हें। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन से पास होगा। कब, अभी मेरी कोई बात खत्म नहीं हुई है, उड़ने मत लगना कि नहीं सर ने रटवा दिया। भैया ये तभी होगा जब वेक्टर नंबर ए का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर नंबर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तभी ये कितने डिग्री से जाएगा, 15 डिग्री से। कितने से, 15 डिग्री। मतलब बाइसेक्टर वाली लाइन से, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से। समझ में आया, समझ में आया। इसका रीजन क्या था, जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या फॉर्मूला पढ़ा है भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक, मेरी बात समझ गए। तो आएगा कहां हमेशा, वो बीच में ही आएगा ना। ये चीज याद कर लो, अगर वेक्टर 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो अभी सीख लो, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। वैसे भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमें तो उम्मीद ही नहीं होती, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा, इक्वल एंगल और इक्वल मैग्नीट्यूड, तो कहां आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। ये हो गया तेरा रिजल्टेंट, ठीक है। अब बताओ रिजल्टेंट का क्या होगा वैल्यू, अब तो निकाल लोगे, कूलम्ब फोर्स तो निकालना आता ही है, जल्दी से निकालो। तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा सर, पहले वाले का f cos थीटा और दूसरे वाले का भी f cos थीटा। तो टोटल जो सर होगा वो कितना होगा, 2f
अब एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई कर नहीं लोगे इतना? हाँ, और फिर से सेम चीज, इफ x इज वेरी 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 लेस देन a, मतलब बहुत डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, a की दूरी ज्यादा थी, x की दूरी बहुत कम थी, तब क्या हो जाएगा बताओ? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a स्क्वायर। समझ गए? क्या हो गया बड़े भाई, कोई दिक्कत? हाँ, और देखो और सीखो, देखते जाओ फटाफट। cos थीटा निकाल सकते हो? cos थीटा कैसे निकालेंगे? सोचा भी नहीं होगा तुमने। पाइथागोरस इतना वरदान की तरह है ना तुम्हारे फिजिक्स में, हर जगह लग जाते हैं बेचारे। वो बहुत अच्छा नियम दे के गए हमें, है ना। कहीं पर भी आपको बेचैनी हो तो पाइथागोरस को याद कर लेना। कहीं अगर ट्रायंगल वेंगल दिखे तो पाइथागोरस जिंदाबाद, है ना। कहीं cos थीटा दिख जाए और थीटा के सामने की साइड की लेंथ पता हो तो पाइथागोरस जिंदाबाद, है ना। तो पाइथागोरस भाई साहब इतने अच्छे मतलब उन्होंने दिया कि देखो अभी cos थीटा अगर थीटा नहीं भी पता देखो तब भी निकाल देंगे। कैसे? थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ की साइड बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो होता है। तो बेस कितना है तेरा x और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो रिजल्टेंट फोर्स लिख रहा हूं यहां पर, देखना 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी निकाली? अब मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? अभी इजाजत हो आपकी तो मैंने वहां कंडीशन लिखी है, ठीक है। तो आपकी इजाजत से मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, और आप ही की इजाजत हो तो मैं यहां से भी एक्स स्क्वायर को निपटा दूं, है ना। और यहां क्या लिख दूं? एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। क्या भाई ठीक है? ठीक है, ये अभी भी कुछ कंप्लेन है? सोच वोच के बोलना, देखो भाई फंस जाओगे नहीं। हाँ सर ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स अकेले है, इंडिविजुअल लीनियर पावर में है, यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में था, रूट के अंदर था, इसलिए वहां से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। कि आपने अभी तक तो नहीं बताया लेकिन 11th वालों को बताया है कि 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.001। ये क्यों बोल रहे हैं सर? इसका मतलब ये होता है, तुम्हारे सर जी ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी स्मॉल वैल्यू होती है उसका अगर आप पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू और तेजी से घटने लगेगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 0.9 का स्क्वायर करके देख लेना क्या आएगा, करो जरा। 0.9 हाँ 0.001 क्या? 0.9 का स्क्वायर करो भैया, चलो करो करो करो, तुम लोग बहुत दिमाग चलाते हो। 0.9 का स्क्वायर करके दिखाओ। 0.9 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। 9 9 जा 81, ठीक है। और कितने डेसिमल के पहले है? 1, और 2 बार है तो 2 डेसिमल के आगे आ जाएगा। अरे सर 0.8 बना गया, ये तो पहले वाली वैल्यू से भी छोटी वैल्यू आ गई। देखो ना, हम स्क्वायर कर रहे थे ये सोच के कि वैल्यू बड़ी होगी, ये तो और घट गई। तो जब भी आपकी स्क्वायर के फॉर्म में कोई बहुत छोटी वैल्यू होती है तो उसको ही निग्लेक्ट किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि वैल्यू छोटी है, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटी वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका मतलब है उसको हम फिजिक्स में निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a हो गया। ध्यान रखना, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, उठा के वैल्यू यहां पर लेके आ सकता हूं मैं, इनटू x अपॉन a। ठीक है, इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? देखो यही होता है, कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको मजा आएगा, नहीं तो सिरदर्द लगेगा। सेम मेरी ही क्लास आपको एंटरटेनिंग भी लग सकती है और सिरदर्द भी लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बाद इसको कंक्लूड करते हुए ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन ए क्यू। डन हो गया, खत्म हो गया। अभी सीखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या करना था? F इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स, यही सिखाया था ना। यहाँ k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 से डिवाइड कर दो, कुछ बचेगा क्या? 1 अपॉन 2 पाई। मैं कर ही देता हूँ, मैं आपसे उम्मीद ही क्यों कर रहा हूँ।
ठीक है 2 इंटू 1/4πε0 इंटू, मतलब तुम्हें पता है कि हम उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, क्यों अपने दिल को दुखाएं, है ना। यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन, यहां क्या आ जाएगा 2πε0 ए क्यू। मैं इनको अलग अलग क्यों लिखता हूं बेटा, ध्यान देना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, के को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत अच्छे से पता है, F इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स हमने देखो इसको डिस्प्लेस किया, के क्या है आपका कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है। तो अब इससे मैं कंपेयर करके आसानी से क्या कर सकता हूं, ओमेगा निकाल सकता हूं, वापस से क्या करूंगा, ओमेगा निकाल लूंगा, है ना। T इक्वल टू क्या जाएगा 2πm/k। आंसर बताइए T का मुझे, इस बार मैं नहीं करूंगा, अब तो मैंने सारा कर दिया, अब तो आपको करना है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन करके ही मैं जाऊंगा, आज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाना, क्वेश्चंस में टाइम चाहिए होगा ज्यादा। अच्छा एक चीज मुझे पूछना, Q&A के लिए 2-2 घंटे का सेशन लगा सकते हैं क्या अलग से, लेकिन तब 3 बजे बुलाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चंस कराने हैं, 50 क्वेश्चन बनाए मैंने, मुझे कराने हैं आपको, तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। अभी से पसीने छूट रहे हैं, अभी तो मैंने अप्रूव भी नहीं किया, अभी तो पूछा है सिर्फ। वाह बहुत बढ़िया, चलो मैं आगे कर देता हूँ। के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू तो लिख के दिखा दो, इतना तो कर दो। के की वैल्यू क्या करनी है, कंपेयर करना है, नोट करना है। क्या आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है ना, तो के विल बी इक्वल टू K will be equal to capital Q small q upon 2πε0 a q, ठीक है, ठीक है। और T इज इक्वल टू, याद कर लो अगर नहीं आता है, 2π मास अपॉन K। मास क्वेश्चन में K स्मॉल m दिया था, बस वैल्यू पुट कर दे, तो 2π अपॉन, ये क्या आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q। अब देखो डिनोमिनेटर तो ऊपर ही जाना है, तो मैं यही मल्टीप्लाई कर दूं सीधे, 2πε0 a, यही इसका आंसर है, ठीक है। दिस इज योर, इज इट क्लियर, क्लियर है, और क्लियर तो नहीं हो गया, ठीक है। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार कंफर्म कर दीजिए बिफोर एंडिंग द क्लास। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज मुझसे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसी दिखाओ भाई क्या किया तुमने, लिखा है आज थोड़ा बहुत ना। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।